नमस्कार, मैं हूं सचिन मिश्रा। आप देख रहे हैं ई न्यूज एमपी। स्वागत है आप सबका ई न्यूज एमपी में। आज हम बात करेंगे एक ऐसे कांग्रेस के लीडर की जिसने पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय अर्जुन सिंह जी, पूर्व शिक्षा मंत्री स्वर्गीय इंद्रजीत कुमार जी, इन सब के साथों में काम करने का मौका मिला था। उनके साथ ही रहे हैं और उनके साथ में रह करके सीधी और बिंद की राजनीति के पक पक से वाकिफ रहे हैं। लेकिन दुर्भाग्य है कि आज वह चेहरा कहीं न कहीं हाशिए में है, और वो चेहरा है पूर्व जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष चिंतामणि तिवारी जी। चिंतामणि तिवारी जी एक अच्छे नेताओं में शुमार हैं और लगभग उस पीढ़ी के, भले ही आज की पीढ़ी उन्हें ना जानती हो, लेकिन उस पीढ़ी के लोग चिंतामणि तिवारी कौन है लगभग हर कोई जानता है। चिंतामणि तिवारी का एक अस्तित्व था। आज दुर्भाग्य कहें या कि समय का नजाकत कहें कि आज वो कहीं न कहीं सक्रिय राजनीति से पीछे। तो आज हमारे साथ चिंतामणि तिवारी जी, आज हम उन्हीं से सीधे रूबरू होते हैं, बात करते हैं। तिवारी जी, स्वागत है आपका ई न्यूज एमपी में। धन्यवाद। सीधी की राजनीति के बारे में बात की जाए और उस समय की बिंद की बात की जाए, बिंद की राजनीति की बात की जाए, तो आपकी राजनीति की शुरुआत कैसे हुई उसके बारे में बताइए। कौन सा ऐसा मोमेंट था, कौन सा ऐसा क्षण था जो लगा कि हमको राजनीति में जाना चाहिए और फिर आप राजनीति में आ गए? सन 1979 की बात है, जब अर्जुन सिंह जी विरोधी दल नेता हुआ करते थे। वो उनका कार्यक्रम मझौली में था, उसके बाद भीमाण में था। मझौली आना था उनको, उसके पहले हमारे पारिवारिक संबंध थे, पिताजी से उनके अच्छे संबंध थे। वो ताला आए, ताला में पिताजी के साथ बैठ के चाय पी रहे थे। उस समय उन्होंने कहा कि ये वकील साहब, मैं वकालत करता था उसमें, ये वकील साहब हैं, इनको आप हमको दे दीजिए। पिताजी से बोले कि आप ही हैं, क्या दिक्कत है, कि मेरे साथ काम करें। कहें ठीक है, ले लीजिए। फिर मझौली गए। मझौली में एक कार्यक्रम था, उनकी मीटिंग थी। मीटिंग का संचालन मुझे मौका मिला संचालन करने का। मैंने संचालन किया मीटिंग का, और उसके बाद कार्यक्रम ख़त्म हुआ तो वहीं पे एक प्रतिष्ठित गहवार परिवार के थे सूर्यकिरण सिंह जी, उनके यहाँ भोजन था कुमार साहब का। ये मुझे पहले मालूम नहीं था, मैं पार्टी में था नहीं, तो कोई मतलब ही नहीं था। तो कुमार साहब ने कहा चला वहाँ भोजन करे साथ में। हम मना किया ना कि कुमार साहब हम बुलाव नहीं आए, ना ले जाइए। घर चला, बैठे उन्हीं गाड़ी में बैठे कुमार साहब के साथ उनके घर सूर्यकिरण सिंह के यहाँ बैठ कर भोजन करने का मौका मिला। अब भोजन के अंत में काफ़ी लोग वहाँ पे बैठे थे। कुमार साहब ने पूछा कि भाई ब्लॉक कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष कोई है नहीं मझौली में, और गिरिजा कुमार सिंह उसमें इस्तीफा दिए थे कांग्रेस से, तो किसको अध्यक्ष बनाया जाए यहाँ का। सब लोगों ने अपना, कोई राजा साहब कह रहा था, कोई किसी, हमारा नाम कहीं था नहीं। कुमार साहब ने अपने से कहा, अंत में कहा तिवारी जी का हमलान है, इनका ब्लॉक अध्यक्ष बना दिया जाए। चुनाव का समय है, अगला वर्ष चुनाव के है, उससे कुछ फ़ायदा मिली, कहीं उचित नहीं। कुमार साहब सामने कोई बोल ही नहीं सकता था कुछ कि क्या है। सब कहा ठीक है, ठीक है, हो गया। इसके बाद मड़वास गए हम लोग। मड़वास तक कुमार साहब साथ में थे। उसके बाद उन्होंने कहा भीमाण जाएंगे। भीमाण में दूसरे दिन कमलेश्वर द्विवेदी को भी कांग्रेस कुमार साहब लाए। पहली शुरुआत कांग्रेस की में आने की मेरी यहीं से हुई, और हम उसके बाद दूसरे दिन कुमार साहब सीधी पहुँचे और उन्होंने कहा कि भदौरिया के साथ बैठ करके आप लोग बना लीजिए अपने वो वहाँ की कार्य समिति और काम करना शुरू कर दीजिए। ये शुरुआत है हमारे कांग्रेस में आने की। वो जिला पंचायत अध्यक्ष भी अब बने थे। जिला पंचायत अध्यक्ष का वो सफर कैसा था, कैसे बने? 1983 में हम जनपद का चुनाव लड़े, मझौली जनपद से चुनाव लड़े। चुनाव जीते, अच्छे मतों से जीते। 18 वोट हमको मिले थे, 4 वोट हमारे विरोधी को मिले थे। और उसके बाद जनपद अध्यक्ष थे। बीच में जो कुमार साहब ने त्रिस्तरीय पंचायत राज की घोषणा की, जिला पंचायत का गठन पहली बार कुमार साहब ने किया मध्य प्रदेश में 1984 में। उसके बाद ये एक कानून प्रावधान था कि जो जनपद अध्यक्ष हो वही जिला पंचायत अध्यक्ष हो सकता है। चूँकि मैं जनपद अध्यक्ष था तो मैं तो बहुत दौड़ में था नहीं, सीधी मीटिंग थी,
कुमार साहब ने बुलाया, सब लोग बात की, अपनी बात की है। हमने नहीं कहा कतई कि हमको बनाया जाए न बनाया जाए। राजमणि जी हमारे पर्यवेक्षक हुआ करते थे, राजमणि जो आज सांसद हैं, वो हमारे साथ में भी थे TRS कॉलेज में, वो थे। लेकिन मैंने कहीं नहीं कहा कि हाँ हमको जिला पंचायत अध्यक्ष बनना है, इसलिए मैं दौड़ में था नहीं। सक्रिय राजनीति में तो तुरंत 2 साल पहले आया था। कुमार साहब ने कहा, मीटिंग हुई, मीटिंग सर्किट हाउस में एक मीटिंग थी, वो सब दिल्ली से आए थे, हम लोग पहुँचे, हम लोग भी कुछ लेट पहुँचे तो कुछ नाराज़ भी हुए। और उन्होंने कहा, बताइए, युवराज सिंह जी थे, हमारे सीनियर काफ़ी थे, वो बेचारे वकील साहब, उनसे पूछा गया जितने जनपद अध्यक्ष थे, विधायक थे, कमलेश्वर द्विवेदी थे, इंद्रजीत कुमार जी थे, मोतीलाल सिंह MP थे, सब लोग बैठे थे। सब कुमार साहब ने पूछा बारी बारी से, सब ने कहा साहब आप जो तय करिए वही अध्यक्ष बन जाए, कोई दिक्कत नहीं, आपका जो प्रस्ताव होगा वही उचित होगा और उसी बनाया जाए। उसके बाद कुमार साहब 5 मिनट चुप रहे, जैसी भी उनकी आदत रही है हमेशा। और उसके बाद कहा कि ये चुनाव वर्ष है 84, तो तिवारी जी बना दी जाए, क्या दिक्कत है, ये शब्द हैं। कोई कुछ कहने का सवाल नहीं उठता था, इसलिए कि सब बोल चुके थे पहले से। तो उन्होंने घोषणा कर दी कि तिवारी जी अध्यक्ष होंगे। उपाध्यक्ष के लिए तिलकधारी सिंह जी, ये जो तिलकराज सिंह जी थे, उनके पिताजी थे, उनका नाम आया, वो जनपद अध्यक्ष थे देवसर से, उनको बनाया गया। ये घटनाक्रम है। इसके बाद जिला पंचायत के निर्वाचन के लिए उन्होंने खुद फार्म भरवाया, वहीं पे खुद ये सौभाग्य था हमारा कि आज मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह जी हमारे प्रस्तावक बने। एक फार्म भरवाया, युवराज सिंह जी को दिया, एक कलेक्टर को दिया, जाके आप लोग भी करिए, और खुद दिल्ली पहुँच गए। तिवारी जी, एक बात हम आपको चुराहट ले सकते हैं सीधे। चुराहट को लेके कांग्रेस पार्टी ने आपको चुराहट से टिकट दिया था, आपका चित्र गोपद बनास में था, गृहग्राम गोपद बनास था, यह भी सामान्य सीट थी, यहाँ से टिकट क्यों नहीं दिया गया? चुराहट से टिकट देने का क्या कारण था? क्या मजबूरी थी कि पार्टी की, या सिर्फ आप किसी विशेष योजना के तहत आपको टिकट दिया गया था चुराहट से? ऐसा कुछ नहीं था। चुराहट से टिकट देने का एकमात्र कारण ये था कि आदरणीय राहुल जी का विश्वास मेरे पर अधिक था। कुमार साहब ने भी कहा, मैंने बल्कि कुमार साहब से कहा कि आपको गोपद बनास या सीधी दे दीजिए, यहाँ से पटेल जी दे दीजिए। तो उन्होंने कहा नहीं, आपको चुराहट से लड़ना है, कोई मजबूरी नहीं कतई। राहुल भैया की जिद थी कि हम भोजपुर से चुनाव लड़ेंगे, वो भोजपुर चले गए, चुराहट सीट खाली हुई। इस चुराहट में चूँकि हमारा काम करने का ढंग था अलग से, कुमार साहब की सीट थी, वहाँ से राहुल भैया का चुनाव भी रहा हमें, तो वहाँ पे ये था भाई कि तिवारी जी अधिक सक्रिय हैं इस क्षेत्र में, लोग मानते भी हैं इनको, इसलिए मुझे टिकट दिया गया। पहला नंबर क्योंकि आदरणीय राहुल जी का विश्वास और क्षेत्र में हमारी लोकप्रियता, उनके क्षेत्र में हमको लोग मानते थे। ऐसा भी तो हो सकता था कि गोपद बनास वाले कैंडिडेट को चुराहट भेजा जा सकता था, और आप खुद चूँकि गोपद बनास के हैं तो गोपद बनास से आपको टिकट दे दिया जाता, ऐसा क्यों नहीं किया गया? राहुल जी की विश्वास की बात थी, राहुल जी की क्षेत्र था, उन्होंने क्यों मुझे टिकट दिया ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन मैं तो एक ही बात मानता हूँ कि उनका विश्वास मेरे प्रति जो था उसका परिणाम था कि मुझे टिकट दिया गया। लेकिन अगर बुरा न माने तो अंदर की बात आपसे करें। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। कहते हैं कि गोविंद मिश्रा को उपकृत करने के लिए आपको बल का बकरा बनाया। नहीं, ये पूर्ण रूप में गलत है, ऐसा कुछ नहीं था। गोविंद मिश्रा के अंतिम हमारी थोड़ी सी व्यवस्था की वजह से चुनाव हम हार गए, बिल्कुल नियरट, बिल्कुल मतलब क्या कहते हैं 1400-1500 वोटों वहाँ हारना, ये कुछ नहीं था। अब ये था कि राहुल भैया भी नहीं थे चुनाव समय, 1-2 दिन अपने क्षेत्र में थे, तिवारी चले गए। जी तो ठीक है, चुराहट की राजनीति हो गई। हम आपको गोपद बनास, ओल्ड गोपद बनास की बात करें। आपको याद होगा कि जब गोपद बनास था, अस्तित्व में था, तो एक आप भी कांग्रेस से कैंडिडेट बनना चाहते थे, लेकिन वो अभी समय आपको याद होगा कि आपको निर्दलीय चुनाव उतरना पड़ा था गोपद बनास से। क्यों? असल मैं अपना हक मान रहा था, चूँकि चुराहट से बहुत कम वोटों से हारा था, ये मेरा गृह क्षेत्र था, मुझे आशा थी कि मुझे टिकट मिलेगा, लेकिन कतिपय कारणों की वजह से कोई दवा जो भी रहा हो, जैसी स्थिति रही हो ऊपर के ऊपर, तो हमको टिकट नहीं दिया गया। और टिकट न देना हमारा हक था, हमको टिकट मिलना चाहिए था। मैंने काम भी किया जिला पंचायत अध्यक्ष के रूप में, कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में, मुझे लग रहा था मुझे टिकट मिलना चाहिए, और इससे मुझे दुख हुआ और मैंने निर्दलीय फॉर्म भर दिया। ऐसी कोई बात नहीं थी। देखिए, आगे क्या उम्मीद है? कांग्रेस पार्टी के समाज में आप बहुत बड़े हैं,
ब्रांडेड नेता हैं जी। सीनियरिटी के हिसाब से, क्या उम्मीद है अगले चुनाव में? मंशा है चुनाव लड़ने की, टिकट की मांग करेंगे, और पार्टी आपके बारे में क्या विचार कर रही है? नेता क्या विचार करते हैं आपके बारे में, कुछ हमारे साथ साझा करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, नेताओं में मैं कुछ कह नहीं सकता क्या विचार करेंगे, लेकिन ये हर कार्यकर्ता, कांग्रेस का हर कार्यकर्ता का ये अधिकार होता है कि वो टिकट मांगे। मैं भी टिकट मांगूंगा, और यदि टिकट दे दिया गया तो मैं चुनाव लड़ूंगा, कोई दिक्कत नहीं। ऐसा कुछ नहीं कि मैं कोई ज़बरदस्ती या ऐसी कोई बात है मेरे ऊपर। मैं चाहता हूँ कि कांग्रेस पार्टी की मजबूती के लिए मैं कुछ कर सकूँ, इसलिए मुझे यदि टिकट मिलता है तो मैं निश्चित रूप में चुनाव लड़ूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। यदि टिकट नहीं मिलता तो कोई बात ही नहीं, जिसको पार्टी चाहेगी उचित चाहेगी, जिसके बारे में अधिक विश्वास करेगी उसको टिकट देगी। मैं क्या कर सकता हूँ उसके लिए? देखिए, कुछ कड़वे सवाल भी हैं। कांग्रेस पार्टी की जो आइडियोलॉजी रही है, तो हर सीटों को जात के विभाजन के आधार पर टिकट देती रही है। चुराहट से अजय सिंह राहुल जी लड़ते हैं, जो क्षत्रिय वर्ग से आते हैं। पिछड़ा वर्ग की बात करें तो पिछड़ा वर्ग से कमलेश्वर पटेल जी सियावल से चुनाव लड़ते हैं। एक सीट पहले गोपत बनास और अब कसीधी, जहाँ पे किसी न किसी ब्राह्मण कैंडिडेट के लिए पार्टी चुनाव में उतारती रही है, और पार्टी की रणनीति भी है वोट बैंक भी लेना है। निश्चित तौर पर ऐसा मानना है कि समीकरण के हिसाब से दिया जाता है। आपको क्या लगता है कि पार्टी अगर दूसरों पर विचार करे तो क्या परिणाम होगा? अगर ब्राह्मण कैंडिडेट नहीं उतारे जाते तो क्या होगा? गोपत बनास पहले की अब सीधी कॉन्स्टिट्यूंसी ऐसी है जिसमें ब्राह्मण को टिकट देना अनिवार्य है। वजह ये है कि जितने क्षेत्र हैं सीधी जिले में, चाहे सियावल हो, चाहे चुराहट हो, चाहे सीधी हो, हर कॉन्स्टिट्यूंसी ब्राह्मण बाहुल्य है जी। इंडिविजुअल एक जाति की बात लेकर हैं अपन, तो ब्राह्मण बाहुल्य क्षेत्र है। और समीकरण के अनुसार हमारे माननीय नेता कुमार साहब ये तय किया था कि एक सीट सबकी रहेगी, ब्राह्मणों की भी रहेगी, ठाकुरों की भी रहेगी, और पिछड़े वर्ग के लोगों की रहेगी। उस हिसाब से टिकट मिलता रहा और चुनाव इस हिसाब से होते रहे, और इसमें आज तक कोई विवाद भी नहीं हुआ कि गलत टिकट दिया गया, क्या किया गया। ये पक्का है कि गोपत बनास है सीधी से निश्चित रूप में ब्राह्मण को ही टिकट मिलेगा, ये तय है। चाहे वो गोपत बनास रहा हो चाहे सीधी, चाहे सीधी रहा, पक्का है कि ब्राह्मण को टिकट मिलेगा। एक सवाल है जो मेरे बस की बात नहीं है। आपकी पार्टी के कार्यकर्ता भी दबी जुबान से इस बात को करते हैं कि सीधी विधानसभा में कांग्रेस पार्टी सिर्फ समीकरण बनाने के लिए प्रत्याशी उतारती है, केवल पराजय के लिए। यह आरोप है आपके कार्यकर्ताओं का भी, जो शायद नेताओं से न जाने कह पाते हो, लेकिन आपसे जानना चाहेंगे इस पूरे मामले में। ऐसा कुछ नहीं है, नेताओं में ऐसी दुर्भावना नहीं होगी। एक सीट के लिए वो होता है, जिताने का प्रयास किया जाता है। एक बात जरूर मैं कहना चाहूँगा जो नहीं कहनी चाहिए, जब मैं कांग्रेस का करता हूँ, वरिष्ठ हूँ, इसलिए कहता हूँ कि जिस तरह आदरणीय राहुल भैया चुराहट की तैयारी करते हैं 5 साल, कमलेश्वर जी चुराहट की अपनी सियावल की बात करते हैं, सीधी में जिसको भी टिकट दें, ये हाईकमान का वो है, पार्टी नेताओं का है, आदरणीय राहुल जी हैं, कमलेश्वर जी हैं, ये तय करें। और जिसको भी टिकट दें कम से कम 1 साल पहले उसकी घोषणा कर दें, और 1 साल पहले घोषणा कर देंगे तो निश्चित रूप में वो आदमी मजबूत होगा जिसको टिकट मिलेगा। दिक्कत ये पड़ती है जो आदमी नया आता है उसके पास ना आर्थिक स्थिति रहती है उसकी अच्छी, और ना ही उसका कार्यक्रम पूरे क्षेत्र में रहता है कि थोड़ा जगह जाके ही करे। बीजेपी के जो कार्यकर्ता उनका पक्का है उनको टिकट मिलेगा केदार शुक्ला जी को, तो उनको ही तो पूरी तैयारी रहती है, और नेताओं से तैयारी रहती है। कांग्रेस का जो उम्मीदवार आता है वहाँ सीधी में औचक बिल्कुल एकदम से उसको 15 दिन पहले टिकट मिलता है और चुनाव हार जाता है। उसको कोई तैयारी नहीं होती, फाइनेंशियल तैयारी नहीं होती, सामाजिक नहीं होती, पूरे क्षेत्र में राजनीतिक कोई तैयारी नहीं होती। और उसके वजह ये है हराने के लिए कोई टिकट नहीं मिलता, और ना ही नेता कोई चाहेगा कि हमारी सीट हारे कांग्रेस की, ऐसा कुछ नहीं है। वजह सिर्फ यही है कि जो सामंजस्य होना चाहिए वो नहीं बैठ पाता। 1 साल 2 साल पहले घोषणा कर दें, भाई जिसको विरोध करना हो करेगा। कांग्रेस कार्यकर्ता विरोध नहीं करेंगे जो सही होंगे, और कौन से कार्यकर्ता इस तरह बोलते हैं हराने के लिए टिकट मिलता है, वो शायद कांग्रेस कार्यकर्ता होंगे ही नहीं, दूसरे लोग कहते होंगे। क्या माने इस बार के चुनाव में जो सीधी विधानसभा की बात करें, जहाँ से आपकी भी नजरें हैं कहीं न कहीं, कमलेश्वर द्विवेदी पहले ही साफ कर चुके हैं कि अब हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। ऐसे में कमलेश्वर द्विवेदी, चिंतामणि तिवारी, या फिर कोई और अन्य चेहरा, या कि युद्ध से कोई चेहरा, क्या होगा, क्या लगता है आपको?
अब ये हाईकमान तय करेगा कि किसको टिकट देना है, चाहे वो कम्युनिस्ट द्विवेदी हो, चाहे हम हो, चाहे तीसरा कोई चेहरा हो। ये तय करने का अधिकार सिर्फ हाईकमान को है। नेता हैं, दो नेता हैं हमारे जिले के, वो तय करेंगे कि किसको टिकट देना, किसको जिताना है, क्या करना है। कुछ दिनों से कभी कभी खबर आती है कि सीधी से कांग्रेस पार्टी कुछ पैरासूट रेड नेता उतार सकती है। सीधी जिले में कोई पैसे वाले व्यक्ति को उतार सकती है, जिसका कि अन्य विधाओं में नाम बड़ा है, लेकिन राजनीति के क्षेत्र में नाम बड़ा नहीं है। और तरह तरह की चर्चाएं हैं कि कुछ ऐसे चेहरों को कांग्रेस के आगे आला कमान उतार सकते हैं। क्या करेंगे? मुझे तो ऐसा कोई विश्वास नहीं है कि कोई पैरासूट से आकर के कांग्रेस का टिकट लेकर चुनाव लड़ जाए, और न ही हमारे जो नेता हैं वो भी ऐसा नहीं चाहेंगे। तो कांग्रेस के लोग काम कर रहे हैं, कांग्रेस क्या करता है, उन्हीं में किसी न किसी टिकट मिलेगा और जिताने का प्रयास करेंगे। पैरासूट से जो आया हुआ आदमी होता है वो दूसरी पार्टी से आएगा, कांग्रेस का तो है नहीं, बाहर से आए, भले पैसे वाले हों, पैसे के कारण चुनाव थोड़ी जीता जा सकता है। पार्टी की जो रीति नीति है, पार्टी कार्यकर्ता जिस पर ट्रस्ट करते हैं, विश्वास करते हैं, और उसी हिसाब से काम करेंगे तब चुनाव जीतेंगे। तो बाहर जाने वाला या पैसा खर्च करने वाला ही चुनाव जीते, ऐसा संभव नहीं है। और न ही इस तरह के आदमी को टिकट मिलेगा, ऐसा हमको भरोसा है। अगर मान लीजिए पैराशूट से ही कांग्रेस ने उतार दिया, पैराशूट से किसी को ऐसा चेहरा ला के, तो क्या करेंगे आप लोग? कांग्रेस में रहेंगे, कांग्रेस के लिए काम करेंगे? हम तो कांग्रेस में हैं, कांग्रेस के रहेंगे, लेकिन ये तय है पैराशूट वाला आदमी कांग्रेस चुनाव जीत नहीं सकता सीधे से। मतलब फिर मानेंगे फिर सोई केदारनाथ शुक्ला। अब ये मैं नहीं कह सकता कौन होगा, वो टिकट मिलने के बाद तय होगा। और कांग्रेस का चुनाव, तिवारी जी एक बड़ा सवाल है, हम चलिए कांग्रेस से तर बीजेपी की बात कर लेते हैं। बीजेपी में आपको पता है कि सीधी विधानसभा से पंडित केदारनाथ शुक्ला एक बड़ा चेहरा है, 4 बार से विधायक। बीजेपी की पिछले 15 सालों से सरकार है मध्य प्रदेश में। सीनियरिटी को देख लिया जाए, उनकी योग्यता को देख लिया जाए, जो भी जिस मायने पे आप जिस चश्मे से आप देख लीजिए, उन्हें आज तक सरकार में जगह नहीं मिली, मंत्री नहीं बनाया गया। क्या कारण मानते हैं, इसके पीछे क्या कारण है? केदारनाथ शुक्ला जी काफ़ी होशियार आदमी हैं, हर चीज़ की जानकारी रखते हैं, और जनता के बीच में उनकी पैठ अच्छी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब पार्टी क्यों मंत्री उनको नहीं बनाती, क्यों, ये पार्टी वालों से ही पूछे, मुझे मैं बता नहीं सकता इसके लिए। लेकिन उसकी वजह से सीधी का नुकसान होता है, इसमें कोई दो राय नहीं। 15-20 साल से विधायक है, जब मंत्री बनाया जाता है तो उसका विकास की गति अलग होती है। लेकिन उनको क्यों इग्नोर किया जा रहा है, क्यों उनको पीछे किया जा रहा है, कि पार्टी उनकी हाईकमान उनका जाने, हम क्या बता सकते हैं उसके लिए। तो आपको नहीं लगता कि बीजेपी के अंदर जो ये मतभेद हैं, दूरियां हैं, खाई हैं, सत्ता संगठन के बीच में तरह तरह की बातें हैं, तो क्या आपको नहीं लगता कि सामने मिशन तेज खड़ा है, जल्द चुनाव होने हैं, तो इसका खामियाजा बीजेपी को बिंद में भुगतना पड़ेगा? आपको नहीं लगता? नहीं, भुगतना चाहिए, मैं तो ये चाहता हूँ कि बीजेपी को ये भुगतना पड़े। लेकिन जहाँ तक इसका सवाल है गुटबाजी का, गुटबाजी व्यापक रूप से बीजेपी में है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन बीजेपी में एक खासियत भी है कि गुटबाजी का ही पहले काम करते हैं, लेकिन अंत में जब चुनाव का अंतिम दिन होते हैं उसमें सभी कार्यकर्ता इकट्ठा हो जाते हैं। बस वही कारण है कि उनको चुनाव जीतने का। कार्यकर्ताओं में पहले लड़ाई होगी, झगड़ा होगा, डिस्कॉपरेशन होगा, सब कुछ होगा, लेकिन अंत में बीजेपी का हर कार्यकर्ता इकट्ठा हो जाएगा, इसलिए कि उनके इतने संगठन हैं, इतनी दौड़ डालते हैं, उनके कार्यकर्ता सब इकट्ठा हो जाते हैं, फिर बोलने की हिम्मत किसी को होती नहीं, और वो चुनाव जीत लेते हैं। सिर्फ अंतर यही है कांग्रेस में और उसमें, हम शुरू में बहुत तेज रहते हैं, आगे इकट्ठा रहते हैं कांग्रेस के लोग, कि बाद में फिसलने लगते हैं, कमज़ोर पड़ जाते हैं। लेकिन बीजेपी वाले पहले तो चुप रहेंगे, लेकिन बाद में इतना बुरी तरह से इकट्ठा होते हैं, और उसका परिणाम वो अपने पक्ष में ले आने में समर्थ हो जाते हैं। तो ये तो रही बीजेपी की गुटबाजी। हम अगर आपकी ओर चलें, जी आपके यहाँ भी बड़ी खाइयाँ हैं, जी, काफ़ी द्वंद्व है, और द्वंद्व के कारण कहीं ना कहीं कांग्रेस को भी भुगतना पड़ता है। 1.5 साल भी सरकार आपकी नहीं चल पाई, वो भी एक कारण रहा है। नहीं कहना चाहिए, काफ़ी सीनियर चेहरे हैं आपके यहाँ जो अंतर्द्वंद में समाहित। हम सीधी भी की बात कर लेते हैं, सीधी के समीकरण, राजनीतिक समीकरण बात कर लेते हैं।
वहाँ भी द्वंद्व। कमलेश्वर पटेल को आज आप कहाँ देखते हैं? कमलेश्वर पटेल के बारे में आपका क्या ख्याल है? कमलेश्वर पटेल एक उदीयमान चेहरा है, लड़का है, अभी जवान लड़का है, उसको काफ़ी चांसेज है आगे बढ़ने का, और उसको जो काम करने का ढंग है वो अलग ढंग का है। कांग्रेस में जिस तरह से एक आक्रामक आदमी होना चाहिए विरोध में, वो पूरा अपना रोल अदा करता है पूरी तरह से। हर कार्यकर्ता से बाकायदा सम्मान से बात करेगा, हर जगह जाएगा, आंदोलन प्रदर्शन के माध्यम से गरीबों के हित की बात करेगा, आंदोलन करेंगे, बिजली के बारे में कई आंदोलन कर चुके वो, उन्हें काम करने का ढंग ही उनका कुछ अलग है। और शुरू से वो राजनीति में जिस शुरुआत उनकी रही है यूथ कांग्रेस के उसमें, और हर जगह प्रभारी भी कई जगह रहे हैं, उनका काम करने का ढंग बहुत अच्छा है और वो कांग्रेस में निश्चित रूप में आगे बढ़ेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। अच्छा चेहरा है, ऐसा काम करने का ढंग भी बहुत अच्छा है। और जहाँ तक कांग्रेस की सीधी गुटबाजी बात करते हैं आप, कोई गुटबाजी नहीं है। गुटबाजी लोग फैलाते हैं, हल्ला करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, गुटबाजी है, कोई गुटबाजी नहीं है। अभी आपने देखा नगर पालिका चुनाव, दोनों नेता इकट्ठे बैठे थे, इकट्ठा उन्होंने काम किया, चुनाव जिताया। जिला पंचायत थोड़ी सी मिस हुआ, और नहीं तो वहाँ भी हम 8-9 की स्थिति में हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक वोट की वजह से हम लोग हारे हैं, लेकिन दोनों नेता इकट्ठे थे, आपस में बात करके चुनाव लड़े और कोई दिक्कत नहीं थी। गुटबाजी नहीं है। हम लोग जो छोटे कार्यकर्ता नीचे के लोग हैं, भले ही फैलाते रहें कि ये गुट अलग है, वो गुट अलग है, लेकिन अंत में ये दोनों इकट्ठा रहते हैं, बात करते हैं, अच्छे ढंग से काम करते हैं। कांग्रेस के लिए जब काम कोई नीति तय करनी होती है, दोनों इकट्ठा रहते हैं, कोई दो नहीं। चुरहट में इन दिनों काफ़ी उठापटक चल रही है, कांग्रेस अपनी ओर, बीजेपी अपनी ओर, तरह तरह की बातें हैं चुरहट को लेकर। चुरहट का भविष्य कहाँ है, क्या मानते हैं, क्या देखते हैं, कहाँ दर्पण कहाँ दिखाई दे रहा है? चुरहट का भविष्य, चुरहट क्षेत्र का नाम जब चुरहट बात करते हैं तो उसमें स्वर्गीय कुंवर अर्जुन सिंह जी का क्षेत्र है वो, और वहाँ का हर कार्यकर्ता कांग्रेस का अपने आप को राहुल भैया से या हम लोगों से किसी से भी कम नहीं मानता। कुंवर साहब के जमाने के लोग हैं, वो तो निश्चित रूप में कुंवर साहब सम्मान के अनुसार काम करते रहे हैं। पिछला चुनाव हम लोग हारे लापरवाही की वजह से, मैं तो सीधे कह सकता हूँ कि लापरवाही, राहुल भैया की थोड़ी सी हल्की इस लापरवाही की वजह से हम लोग चुनाव वहाँ हारे हैं। वो क्षेत्र कांग्रेस का है और निश्चित रूप में कांग्रेस ही जीतेगी फिर से, तो कोई दो राय नहीं। इसलिए कि जो भाजपा काम करने का ढंग है वो अलग है, तो वहाँ कांग्रेस कार्यकर्ता, कांग्रेस के लोग यही चाहते हैं कि वह सम्मान हमको मिलता रहे जो कभी कुंवर साहब के ज़माने में या राहुल भैया के ज़माने में मिलता है, वो सम्मान बीजेपी नहीं दे पा रही है। तो पक्का है कि हम लोग कांग्रेस की पार्टी वहाँ जीते, कांग्रेस पार्टी जीतेगी और राहुल भैया चुनाव जीतेंगे, ऐसा लग रहा है, साफ दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। और जो वहाँ टूटन है आप देख रहे हैं बकायदा 4 साल से, हर साल हर महीने 2 महीने में कोई अच्छा नेता या लड़का या युवा लड़का कांग्रेस तरफ भाजपा से छोड़ के, उससे ऐसा लगता है कि वहाँ कोई भविष्य में दिक्कत पड़ने वाली नहीं है। कांग्रेस वहाँ से चुनाव अच्छे वोटों में जीतेगी, ऐसी उम्मीद है। चर्चा है कि सीधी विधानसभा का समीकरण इस बार काफ़ी अटपटा रहेगा। कांग्रेस कैंडिडेट कौन होगा ये तो गर्त में छिपा है, लेकिन काफ़ी उतार चढ़ाव की स्थितियाँ हैं, चाहे वो बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो। आप एक मजे राजनीतिक खिलाड़ी हैं, अंदर की बातें जरूर हमारे साथ साझा करेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। किस बारे में? टिकट के बारे में, सीधी की समीकरण के बारे में। सीधी तो आपको पता है, ब्राह्मण नेता को टिकट मिलेगा, किसको मिलता है ये तो हाईकमान जानेगा, हम लोग कैसे बता सकते हैं? ये भविष्य के अर्थ में है, पक्का है, बात आप सही कह रहे हैं, बट ये तय करने का अधिकार ऊपर नेताओं को, हम लोग तो है नहीं कि हम बता सकें, और ना ही हम उसमें हैं, दौड़ में हैं भी कि हम किसी कमेटी में हों या अध्यक्ष हों। जो अध्यक्ष है वो थोड़ा वो जान सकता है, लेकिन सीधी में ऐसा कुछ होता नहीं है, ऊपर तय होता है। राहुल भैया, कमलेश्वर पटेल तय करेंगे किसको टिकट देना है, किसको चुनाव जिता सकते हैं, कौन जीतने लायक चुनाव है, और निश्चित आप विश्वास रखिए कि वही उम्मीदवार होगा अब की बार जो कांग्रेस पार्टी में तो जीतने लायक होगा। ये कांग्रेस का जो अस्थायी चेहरा होगा उसके साथ रहेंगे कि पैराशूट से उतरा हुआ चेहरे के साथ? स्थायी नेता, स्थायी कार्यकर्ता। पैराशूट को नकारेंगे? बिल्कुल, हम तो नकारेंगे। तो ये थे हमारे साथ आज के मेहमान चिंतामणि तिवारी जी, जिन्होंने
अपने ही शब्दों में कई राजनीतिक बाण छोड़े हैं। कुंवर अर्जुन सिंह के ज़माने से, इंद्रजीत कुमार के ज़माने से और आज की यूथ की राजनीति को लेके सीधी जिले के चारों सीटों पर काफ़ी अनगिनत फोकस, अनगिनत बातें जनता के लिए साझा किया है। उन्होंने अपना जो अनुभव रहा है इतने लंबे समय का, उन्होंने हमारे साथ साझा किया है और उन्होंने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि पैराशूट से उतरा हुआ कोई ऐसा चेहरा जो सीधी के धरातल में, सीधी विधानसभा में इस बार उतरेगा, कांग्रेस के सीनियर लोग या कि कांग्रेस के जो सच में जो कांग्रेस के सच्चे सिपाही हैं उस पैराशूट के साथ नहीं निर्वहन करेंगे, नहीं साथ देंगे। जो कांग्रेस का सच्चा सिपाही होगा, सच्चा कार्यकर्ता होगा, कोई एक ऐसा शख्स चेहरा होगा जो जिसकी पकड़ जनमानस में हो, हर वर्ग में हो, वही कहीं न कहीं आज की राजनीति में खरा साबित होगा। बात करें चुराहट की, चुराहट को लेके भी आपने सुना और सिहावल को भी आपने सुना। तो अब आज के लिए बने रहिए आप न्यूज एमपी के लिए। फिर किसी अगले मेहमान के साथ मुलाकात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।